नमस्कार दोस्तों, अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा कथाकार विजय श्री तनवीर जी की कहानी गांठ। तो आइए सुनते हैं 2022 में राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान से सम्मानित कहानी गांठ। बंसरी, बंसरी, ओ बंसरी, अरे संझा पड़े सो गई क्या? अपने नाम की हाँक सुनते ही ढुलमुलाई बंसरी ने एकदम से बाहरकत होकर हिसाब की किताब में सिर गड़ा लिया। भीतर के कमरे से पता नहीं कौन सी बार पुकार लगाई थी माँ ने जब वह चेती थी। माँ की नकीली आवाज ऊंघासे दिमाग को कोंच रही थी। वह चिड़चिड़ाई हुई पूछ रही थी, कानों में डांट लगा रखी है? कब से किकिया रही हूं? कमीज के बटन कहाँ रिला आई? तंत्रिल आवाज की भर्राहट को लचीला करते हुए उसने मां के मन में यह प्रतीति भरने की कोशिश की कि वह जाग रही है, लेकिन उसकी आवाज की बोझिलता और मांदगी वैसी ही बनी रही। आधी छुट्टी में खेल रही थी, अलका के कंगन में उलझकर टूट गए। झूठ बोलते हुए अपनी आवाज बंसरी को बहुत लाचार लगी थी, लेकिन वह मां की रगबत जानती है। अभी उसकी बाह पकड़कर खींचती गुल मचाती ले जाएगी सुकलाइन के दरवाजे पर। पल भर में सारा मोहल्ला जोड़ लेगी। आपा बिसराकर कोसम काटी पर उतर आएगी। चौखूट जुड़े लोग ठीठी कर हंसेंगे। घर चाहे बाहर इसका तो रोज का है। नीच जात की टेव, उत्पात बगैर चैन कहाँ। माँ की खूंखार अंदोर से लरजती वह चुप्पाई खड़ी रहेगी। माँ फनफनाकर दो चार धौल उसे भी धर देगी। खबरदार जो आइंदा इनके किसी काम को आई। दो मन की देह मिसवानी हो तो बंसरी की माँ, ना तो नीच जात। कोठरे में छूत ना है, चौबारे पे दूर दूर। कैसे मट्टी में घेर घेर के मारी है मेरी बंसरी सुकलाइन के इस उत्पाती लौंडे ने। ज्यादा धींगा हो रहा है, अब के हाथ लगा के दिखा, माँ रिटोरा सिर फोड़ दूंगी। बंसरी ने वक्र नजर से देखा। माँ जंग लगे टीन के डिब्बे में जतन से सहेजे पुराने बटनों में से कमीज से मेल खाते बटन ढूंढ रही थी। सुई में तग्गा डाल, माँ ने घुड़क कर कहा। वह चुपचाप बारीक सुई में धागा पिरोने लगी। घोड़ी हो रही है पर कुदक्कड़ पना नहीं छूटता। सगले दिन छुछुआई फिरती है। एक घड़ी निचली बैठे तो हिसाब मगज में भरे। माँ बटन टांगते बर्राती रही। बंसरी की दृश्यावली में दोपहरी की घटनाएं घूमने लगीं। कैसे लंगड़ी दौड़ में राघव उससे पिछड़ रहा था। वह जीतने को ही थी कि अड़ंगी लगा दी। उसके कील गोड़ सब छिल गए थे। राघव ताली पीटकर हंसता रहा। लीचड़ी, कतवार डोमन, बामनों से रीस करेगी। जाकर गेवड़े में डंगर चरा। खिजावट में रुवासी होकर उसने कानों में उंगली ठूंस ली थी। भौंकता रह, मैं कौन सा सुन रही हूं तेरी। कुत्ता कुत्ता भूसे, रानी रानी चुप। इस जवानी चोट से तिलमिलाकर राघव उसे चोटी से घसीटने लगा। कीच की सुवरी, गाली देती है। बड़ी आई रानी, चल मास्टर जी के पास। मास्टर जी ने उसका पक्ष बिना सुने कलाई मरोड़कर पीठ से चिपका दी। वह सुबकने लगी। मास्टर जी, राघव हर घड़ी डोमन डोमन बुलाता है, तो तू बामन बामन बुला लेती। बदले में गाली गुफ्तार करेगी। मिजाज देखो, कानी को कानी मत कहो। होड़ करनी है तो अकल में कर। तिमाही में 100 लाया हिसाब में, और तू 0 अंडा। मास्टर जी ने तर्जनी और अंगूठे के मेल से शून्य बनाते हुए कहा। बाह की ऐचा तानी में कमीज के बटन टूटकर कहीं रिल गए। खुली कमीज से उजला पेट झांकने लगा। वह दर्द से छिलमिलाकर रह गई थी, बाह से अधिक जिल्लत के दर्द से। आंख नीची किए बटनों की जगह वह अपना हाथ चिपकाए खड़ी रही, और मास्टर जी अपनी खुंदक में भन्नाते हुए हिसाब की किताब में भारी से भारी सवाल छांटते गए। कोई बहाना न सुन लूं, कल ये सारे सवाल कॉपी में हल चाहिए मुझे। कतरनी सी जबान चलती है बस, भेजे में ढोरों का गोबर भरा है। 1 3 5 8 12। बोझिली आंखों से हिसाब की किताब के पन्नों पर लाल रोशनाई से चिन्हित सवालों को फिर गिना था बंसरी ने। जैसे फिर फिर कर गिनने से 2-4 सवाल कम हो जाएंगे। 20 सवाल थे।
अटकावों से चुननदार। एक एक सवाल ईंटों के चट्टे के ढप तले ऊपर उसकी कपाल पर चिन्हता जा रहा था। गणित जाने क्यों उसके जरा पल्ले नहीं पड़ता। गणित से इतर भी इन दिनों रोज एक नए मुअम्मे में उलझी रहती है बंसरी। अभी 4 माह कम बस 13 की है, लेकिन कच्चे मगज में प्रश्नों के गुंजान जंगल उगने लगे हैं। अपने सिर पर फंसाव और उलझनों की एक भारी अटाल रखे वह उन जंगलों में भौचक भटकती फिरती है। उसके कोमल मन की परतों पर संशयों की अनगिन गिल्टियां उभर आई हैं। भीतर की उन दुखती गिल्टियों को लेकर वह किधर जाए, किसे दिखाए। घर, स्कूल, मंदिर, खेल मैदान, मोहल्ला, सारी जगहें उसे एक नटसार लगती हैं और अपने अगल बगल सब लोग उस नटसार के भांड और बहरूपिये। माँ पिता, गणित के मास्टर जी का छठवा राघव, बड़ी कोठी वाले राम अवतार शास्त्री, सबके सब अपने चेहरों पर एक चेहरा ओढ़े हुए। लाचार होकर वह अपने ही खोल में बटुरती जाती है। एक ठहरी हुई मौनी झील हो गई है बंसरी। कोई कंकड़ फेंकता है तो जरा देर को हलचल होती है, फिर वही तवील चुप। एक बाजी खेलेगी बंसरी? छोटी धंसरी ने खाट का पाया टकोरा। ठहरी हुई चुप्पी झील में अचानक कंकड़ आन गिरा। ना, मन नहीं है। धंसरी निकट ही फर्श पर सांप सीढ़ी की बिसात बिछाए उकड़ू बैठी थी। बहुत देर से आप ही आप नीली गोट वाले अदृश्य प्रतिद्वंदी के संग बाजी पर बाजी खेलते हुए जैसे वह किसी दूसरे जहान में गरक हुई जाती थी। बंसरी ने सोचा, कितना सीधा है ऐसा इकलंत खेल। अपनी शह, अपनी मात, कोई खिजाने वाला नहीं, कोई गिराने वाला नहीं। उसे सोच में देखकर एक तरफा खेल से उकताई धंसरी ने एक बार फिर मनवार की। देख तो, बार बार सांप काट रहा है, एक भी निसैनी न चढ़ी। नीली गोट ले ले, पक्का तू ही जीतेगी। बोल, खेलेगी एक बाजी? तू खेल ले धंसी, मुझे सवाल निकालने हैं। कहते हुए औचक उसका मन होता है नीली गोट की तरफ वाला मोर्चा संभाल ले। जीभ लपलपाते सारे सांपों को कुचलकर सीढ़ियां चढ़ चढ़ आसमान छू ले, मगर वह निर्वाक बैठी खेल में तल्लीन धंसरी को ताकने लगती है। धंसरी दोनों जानिब जुगत लगाकर बड़ी माहिरी से पासा फेंकती है, ईमान से खाने गिनकर चाल चलती है, जबकि 99 घर में बैठा काला भुजंग हर बार डसकर उसे नीचे की पंगत में पटक देता है। इस असालतन खेल में वह नीली गोट वाले पोशीदा मकाबिल से बराबर बाजी हार रही है। धंसरी की सूरत पर तारी होती मायूसी को देखकर बंसरी सोच रही थी, अगर सिर पर बवाल की तरह गणित के सवाल न रखे होते तो वह एक बाजी खेल जानबूझकर धंसरी से हार जाती। वह जानती है, चाहे आधी रात हो रहे, जीत के दर्प के बाद ही वह यह बिसात समेटेगी। बंसरी को धंसरी अच्छी लगती है और सबों से जुदा, 10 के पहाड़े सी सरल, कहीं कोई गांठ नहीं, बेखटक और निशांक। उनके बीच बस 2.5 साल की छुटाई बढ़ाई है, लेकिन धंसरी उसकी तरह बातों की फिक्र नहीं लेती। उसकी उम्र में बिल्कुल ऐसी ही थी वह भी। खूब खाती थी, खेलती थी, निफराम सोती थी, सब कुछ सहल लगता था। जोड़ घटा गुणा भाग पक्की तरह साध लेती थी। सुग्गे की तरह रटे थे पहाड़े, चाहे कहीं से पूछ लो। स्कूल के आखिरी घंटे में जब सब बस्ते बांध लेते, वह छुट्टी होने तक अगवा होकर पहाड़े बांधती थी। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया। उसके पीछे सारे बच्चे भी एक सुर में अल्लाते। सब कहते, बड़ी होशियार है बंसरी, लौंडा होती तो संपूरन के सारे दरिद्र मेट देती। लेकिन पिता ने जन्मते ही उसे बड़े भाग वाली मान लिया था। 2-1 महीने की थी जब कचहरी में नाजिर हुआ था संपूरन डोमा। हमें काय को लौंडा चाहिए था, घर में लक्ष्मी आई है। बंसरी को देखकर उसका नीच जात होने का विषाद पिघलने लगता था। डोमों में बिल्कुल अलहदा जो दिखती थी बंसरी, घने घने छल्लेदार ढक, अरकता अनारों से कपोल, एकदम गोरी चिट्टी, निपट बामनों के ढाल। छुटपन में बंसरी रोज नजर आती। माँ चट चट बलैयां लेती, पीली सरसों और राई मिर्च का उतारा करती,
अकड़ी मकड़ी दूधम धार नजर उतर गई पल्ले पार, लेकिन आते जाते किसी न किसी की टोक लग ही जाती। जब कोई कहता करील का फूल है संपूरन की लौंडिया। बड़े लाड़ से अपनी जाति से इतर कुलीन नाम रखा गया वंशश्री। राम अवतार शास्त्री जी उपहास करते, नाई धीवरों को कहीं ऐसे नाम जचते हैं। शुक्लाइन खिल्ली उड़ाती, नाम तो कुछियों धर लो, धो धो के कोई कटिया बचिया होवे। कुछ ऊंची जात वालों की ढांस और कुछ माँ का अपड़पना कि मालूम ही ना हुआ कब वंशरी बंसरी हो गई। घर से स्कूल तक, चौक से पैठ तक, गांव से गेवड़े तक। कभी भूले भटके कोई वंशरी पुकारता तो अपना ही नाम उसे अजाना जान पड़ता। वह बेसुनी सी यूं निकल जाती जैसे यह पुकार किसी और के लिए है। ठीक इसी तर्ज पर 2.5 बरस छोटी धनश्री का नामकरण हुआ धनश्री। कौन सी खुनक निकाली थी मास्टर जी ने। दोपहर से किताब कॉपी पर गर्दन निहुड़ाए गठरी बनी बैठी थी बंसरी। सांझ घिर आई थी, मगर अंजाम सिफर का सिफर। समीकरण बनने को ना आते थे, बनते थे तो हल ना होते थे, हल भी होते थे तो उनके जवाब किताब की उत्तरमाला से मेल ना खाते थे। वह बार बार जांचती थी, मगर जान ही न पड़ता कि चूक आखिर कहाँ हुई। अपने मन की थकन में वह सोचने लगी, सच ही कहता होगा राघव। हिसाब साधना ढोठियों के मूड की बात नहीं और 9 डोमनियों के तो कतई नहीं। राघव ठहरा लड़का, वो भी ऊंच जात। जरूर इसी से वह सट सट सवाल निकालता जाता है। जरूर इसलिए एक अकेला गणित ही है जो मास्टर जी पढ़ाते हैं और बाकी सब मैडम जी। इस भेद को सोचते ही उसका चित्त एकदम उचट गया। दिमाग में सोचों की भिड़ंत होने लगी। एक बार को ख्याल हुआ, अगर गणित ना होता तो दुनिया का क्या बिगड़ जाता। दूसरे पल सोचा, अगर वह लड़की ना होती तो सब उलझेड़े ही सुलझ जाते। तीसरी दफा दोनों बातों पर काबिज होता विचार गेंडली मारकर जहन में बैठ गया। असल में सारा कसूर तो कुजात होने का है। बंसरी की आंखों की नाजुक सीपियों में नींद भरने लगी थी। उसने किताब औंधी कर एक तरफ सरका दी। जब हिसाब ढोठियों के मूड की बात ही नहीं तो वह बरजोर क्यों पड़े। और आखिर तो वह डोमनों की ढोठी है। एक बार को जी हुआ हिसाब की किताब को रेजा रेजा कर गांव के बाहर की गड़ही में फेंक दे। लेकिन सवाल हल न हुए तो कल मास्टर जी को क्या कहेगी। अगले पाक छमाई शुरू हैं। वो तो बिना कोई वजह सुने हाथों की मुट्ठियां बंधवाकर गट्टों पर सटाक सटाक पैमाना बजाते जाएंगे। और आज की तरह अगर उसकी बाह मरोड़कर पीठ से लगा दी तो कल फिर बटन कहीं रिले हो जाएंगे। फिर माँ देर तक तन्नाई रहेगी। फिर माँ को आश्वस्त करने के लिए वह कोई झूठा कारण ढूंढेगी। मास्टर जी की गुस्सेवर सूरत याद आते ही बंसरी के अंदर घबराहट का गोला सा उठने बैठने लगा। उसके साथ यह हमेशा होता है। वह जब जब गणित लेकर बैठती है, आंखों में नींद और हलक में प्यास उकसने लगती है। कभी माथे की नाड़ियों में खिंचाव और कलेजे में खुरचन होती है, तो कभी पेट में मरोड़ और पांव में भड़कन उठती है। अपने हाल को पकड़ न पाने की बेकली में बंसरी निजोर होकर पेशाब को चल दी। पेशाब के लिए बैठते हुए अकड़ाव से छिले हुए घुटने टीसने लगे थे। इस टीस ने उसकी श्रांति और तलमलाहट को और बढ़ा दिया। कुम्हलाए चेहरे पर ताजे पानी के छींटे मारकर वह बेजरूरत ही गिलास भर पानी गटक गई। माँ चौके में मंजे हुए बासन साज रही थी। धोती को कमर में पिंडलियों तक उसड़कर अजहद बारीक आवाज में लांगुर गाती हुई। गाते वक्त माँ की आवाज नक्की हो आती है, ऊंची आवाज में टेढ़ते हुए भी, जैसे जब वो दरवाजे दरवाजे सांकल खड़खड़ाकर नकियाती आवाज में बुलावा देती है। फलाने के घर तेल बान है, बखत आ लियो, या फलाने के यहाँ 2 जन की 13वीं की दावत है। माँ की नकियाई लरसती आवाज में गीत के बोल घिचपिच हो रहे थे। उसका मन गीत के अस्फुट बोलों के पीछे भागने लगा। दिमाग में आया, अगर वह लिखी पढ़ी ना भी रहे तो गा तो सकती ही है। माँ भी तो गांव के घर घर में सोहर बनने चक्की चांचर गाती है।
गाने के बदले बखेर और निछावर में रुपए, धोती, मिठाई, अनाज और जाने क्या क्या लाती है। और गाना हिसाब जैसा गाढ़ा काम नहीं। स्कूल के सालाना जलसे में उसने स्वागत गीत गाया था। सब रीझ गए थे। शिक्षा दीदी बोली थी, इतनी सी उम्र में कैसा मीठा गाती है, कंठ में सरस्वती बैठी हैं। मगर पापा, वे तो गाने बजाने से खींच खाते हैं। चौथी में थी जब मां नौचंदी के मेले से ढोलकी लाई थी। पापा ने धाड़ से बाहर चौतरे पर पटक के मारी थी। नीच कौम ही सही, पर अपनी लड़कियों को ये ओछे काम न करन दूं। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, बामन बनिए सलाम ठोकेंगे। पिता के आक्रोश को सोचते ही गाने का ख्याल दिमाग में जिस ढर्रे चढ़ा था उसी ढर्रे उतर गया। माँ बासन साज कर पलटी तो नजर चौके की चौखट से लगी बंसरी पर पड़ी। यहाँ क्यों खड़ी है? सवाल हो गए? ना हुए, कल मास्टर जी मारेंगे। कुर्ते की आस्तीन से अपना भीगा मुंह पोंछते हुए बंसरी की आंखें डबडबा आईं। माँ के चेहरे पर आकुली ठहर गई। तो कमबख्त दोपहर में क्यों न बोली जो किसी से कहती? इस वक्त कौन करवाएगा? बंसरी ने प्रतिवाद किया। दोपहर में ही कौन करवाता? माँ और भी उखड़ गई। तेरे से बस मुंह जोरी करवा लो। दर्शन पंसारी से पूछ लेती, भल मानस हैं, पहले भी तो करवावे थे। दर्शन ताऊ की आंखों में मोतिया पड़ गया है, जाड़ों बाद आंख बनेगी। ताऊ की आंख में जाला पड़ गया और तेरे दीदों में सरसों फूल रही है। गरज का बावला 72 दुआर छानता है। घंटे आध घंटे को तो शास्त्री जी का अखिलेश ही देख लेता। वहां क्यों न गई? मां के स्वर में कोप की टकोर थी। बंसरी का चेहरा एकाएक म्लान पड़ गया। शास्त्री जी के घर मैं ना जाऊं। क्यों? तुझसे कुछ कही उन्होंने? पैनी आंखें उसकी सूरत पर नकार का सबब ढूंढने लगी। ना, कुछ ना कही। वह मुंह चुराकर अपनी गुहा में सिमट गई। अखिलेश भैया के पास टाइम ना है। बंसरी अव्यवस्थित और औसन्न होकर खाट पर लेट गई। कितना ही झटकना चाहा, मगर उसकी खुली आंखों में राम अवतार शास्त्री जी का दुमहला एक भुतहा किले के सदृश डोलने लगा, जहां वह किसी अंदेशे से थरथराई अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी। पुरानी घटना हालिया मंजर की तरह सामने थी। उस तल्ख मंजर में भाएं भाएं करती एक बज्जर दोपहरी है। लू के झोंके मुंह पर थप्पड़ से मार रहे हैं। वह सिकुड़ी सी शास्त्री जी के दालान में खड़ी है। शास्त्री जी कहीं बाहर जाने को धोती की लांग बांध रहे हैं। हवा से फरफराकर धोती गुब्बारे से फूली जाती है। फूली हुई धोती को देखकर उसकी हंसी छूटने को है, लेकिन आरसी में झांककर बाल काटती पंडिताइन की हिकारत भरी नजर को पकड़कर वह कातर होने लगी है। उसकी आवाज गले में ही फंस रही है। ताई, अखिलेश भैया थोड़े से सवाल करवा देंगे। अखिलेश भैया रेडियो से कान लगाए दोपहर की खबर सुन रहे हैं। उसे देखते ही उनकी भौहों के बीच अनचाहेपन की गुलझटें पड़ गई हैं। किसी भी बखत मुंह उठाए चली आती है। कौन सा अभ्यास है? 4 सवाल क्षेत्रफल के हैं, 2 क्षेत्र मिति के। वह किताब के पन्ने पलटकर सवाल ढूंढते तनिक करीब चली आई है। अरे वहीं बैठ, ज्यादा छुअम छाई मत कर। हाँ, बस दूर से ही। अखिलेश भैया की रूखी ताकीद सुनकर वह खामोशी से दालान में बिछे बोरे पर फसकड़ा मारकर बैठ गई है। रंगीन फुंदनों वाले चुटिल्ले में बाल गूंधती पंडिताइन की बड़बड़ाहट कलेजे में जहरीली डांस के डंक की तरह गड़ रही है। चमरिया को चाची कह दो बस, सीधे चौके में ढुकती है। तनक सऊर न सिखाया महतारी ने। कल से बैठने को अपना आसन बोरी संग लाए करे। उसका मन बिंधता जा रहा है। अखिलेश भैया उखड़े सुर में सवाल समझा रहे हैं। अरे बुधंगड़, यहाँ 2 की घात लगा, कतई घोंगा है क्या? उसकी प्रतिकुंचित दृष्टि पंडिताइन को माथे पर सिंदूर की टिकुली धरते देख रही है। इस भीति से भरी कि टिकुली की गोलाई जरा सी बिगड़ी नहीं कि पंडिताइन का मिजाज और बिगड़ जाएगा। चुटिया बिंदी कर पंडिताइन ने फरमान सुनाए। अखिलेश, दरवाजा भेड़ ले, कुत्ता वुत्ता आ जावेगा। मैं जरा साग सब्जी ले आऊं। अरे बंसरी, देखियो जाते जाते तनक थोड़े से उपले पात जाइयो।
दो फरमानों के बीच महज आवाज की नरमाई और गरमाई का अंतर है। झोला उठाकर पंडिताइन बाहर निकल गई। अखिलेश भैया ने पट भिड़ा दिए। गर्मी पड़ रही है, वहां क्यों बैठी है? चल अंदर आजा, पंखा चल रहा है। अखिलेश ने कोठरे पर तखत पर बैठने का इशारा किया तो वह हिचकिचाती हुई भीतर आ गई। आराम से बैठ ना, ताई बिगड़ेंगी। तू फिक्र मत कर, वो तो घंटे भर को गई। पानी पी लूं? वह दालान में लगे हैंडपंप की ओर चल दी। बैठी रह, मैं लाता हूं। वह इस बदले हुए बर्ताव से अचरज में पड़ी है। ले पी ले पानी। वह गिलास भर पानी गटगट पी गई। कितनी प्यासी है। कूट मुस्कुराहट के साथ अखिलेश ने उसके हाथ से गिलास थाम लिया है। तिल पापड़ी खाएगी? खास मेरठ की है। ना भैया, देर हो रही है, बस सवाल करवा दो। अखिलेश भैया सरक कर करीब आ गए हैं। वृत्त को नापना जानती है? हाँ, मास्टर जी ने सिखाया था। बताऊं? उसने ललक कर कहा। अरे उसे छोड़, एक तरीका और है गोले को मापने का, बहुत आसान। क्या? वह हिसाब का हर आसान तरीका जानने को उतावली है। पता है, गोलों को उंगलियों से भी मापते हैं। ईमान फरोश कह कहे के कतरे नीरव कोठरी में बिखर कर भिन भिना रहे हैं। वह विस्मित हो रही है। वो कैसे? अब भी समझ जाएगी। बड़े मजे का खेल है, बिल्कुल आसान। अखिलेश की उंगलियां उसकी कच्ची देह पर कमीज के भीतर सरकने लगीं। समझी कि नहीं? बंसरी नहीं समझी। मिनट भर पहले छूत अछूत के घोर परहेजी अखिलेश भैया उसे बेबाक क्यों छू रहे हैं? समझी तो इतना कि अपने बदन पर उसकी उंगलियों की छुअन से उसे एक गिरगिट के रेंगने जैसी सिहरन और लिजलिजाहट महसूस हो रही है। वह अचकचाकर उठ गई है। मैं घर जाकर कर लूंगी। कहीं की भग्गी मची है, यहीं कर ले। अखिलेश भैया ने उकाब की तरह झपट कर उसे दबोच लिया है। वह आक्रांत होकर जोरों से चीख रही है। रौला मचाया तो यहीं टेंटुआ दाब दूंगा। उस हिंसक पकड़ से छूटने में उसने अपने को अबल पाया तो कड़क रोए वाले बाजुओं में अपने दांत गड़ा दिए। कटखनी कुतिया ज्यादा तैश में आ रही है। उसके प्रतिरोध पर और अधिक बर्बर होकर अखिलेश ने उसे तखत पर पटक दिया है। कुजातनी खूंदने को ही जन्मी है तू। घृणा से अखिलेश की सूरत विद्रूप हो गई है। दो मन बोझ तले दबी वह छूटने को छटपटा रही है। ऐन उसी पल भिड़े हुए कपाटों पर एक जोर की थाप पड़ती है। सामने तमतमाया चेहरा लिए शास्त्री जी खड़े हैं। वह तखत पर पड़ी थरथर कांप रही है। शास्त्री जी बलबलाकर अपने पांव की जूती से अखिलेश की पीठ पर पट पट चोट मारने लगे हैं। हरामखोर, एक आध महीने का सब्र रख ले। हो तो रहा है तेरा धरेजा। जात भी न देखी, डोमन चमारन से ही चिपट लिया। फिर जैसे शास्त्री जी को सहसा उसका ख्याल आया है, वे गिलगिली सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाने लगे हैं। उनकी आवाज में शेर टपक रही है। बंसरी, तू तो मेरी सयानी गुड्डो है। देख, किसी से कहियो मत, सारे गांव में हल्ला हो जावेगा। लौंडे तो मरे ऐसे ही नीच होवें। नाम धराई तो बिचारी लौंडियों की है। वह सुन्न दिमाग से उनकी बात का अर्थ निकाल रही है। हाथ में खाने की थाली लिए माँ ने औंधी पड़ी बंसरी को झकझोरा तो बंसरी शास्त्री जी की तखत से अपनी खाट पर लौट आई। चल उठ, रोटी खा ले। अपने ही क्षोभ और संताप में वह आंखें मूंदे चुप्पाई पड़ी रही। रूस गई मेरी लाडू। माँ ने चुमकार कर उसे अपने नजदीक खींच लिया। ना, भूख ना है। भूख क्या आन गांव को चली गई? पेट में माँ की उंगलियों की गुलगुलिया से दुहरी हुई बंसरी के चेहरे पर एक पल को हुलास आ गया। चौतरफ घुमड़ती आशंकाओं की घुटन में माँ का दुलार उसे प्राणवायु की तरह लगा था। वह माँ से अंकवार होकर तेल मसालों की कचायंद भरे पल्लू में दुबक गई। सिर दुख रहा है, काई की डीठ लग गई दिखे। माँ रूखे उलझे बालों में पड़ी गुत्थियों में उंगलियों से फांके बनाने लगी। अपने बालों की तरह बेतरतीब उलझी हुई बंसरी गोद में पड़ी सोच रही थी, गांव भर का वारा उतारा खाने पहनने वालों को भी
भला किसी की डीठ लगती होगी। लाड़ पुचकार कर माँ बैगन आलू की तरकारी में सानकर छोटे छोटे गस्से उसके मुंह में डालने लगी। जरा मरा खा ले, भूखे पेट सोते आत्मा कुड़ती है। बंसरी बेमन से रोटी निगलती हुई माँ की झांवली कलाइयों में फंसी झनक मनक करती धूप छाही चूड़ियों को ताकने लगी। असल में वह चूड़ियों के नीचे छिपी खरोंचों को ताक रही थी। माँ के बदन पर अक्सर ऐसे निशान खिंचे रहते हैं। नहीं ली? हाँ, इतवार की पैठ से लाई, पर ये भी कै दिन टिकेंगी। इस अंदेशे पर माँ की आंखों में तरलता और जबान में तिक्तता छलक आई। जब रोज मोलती हैं तो क्यों पहनती हो चूड़ियां? बेकार ही रुपए जाते हैं। सुहाग है, नंगे हाथ रहते कमबख्ती होवे, कोइयों टोक देगा। बंसरी फिर उलझ गई थी। जिसके नाम की चूड़ी पहनो वही आए दिन फोड़ता रहे तो भी कमबख्ती। अपने फंसाओं में घिरी वह कभी नारंगी, कभी हरियल तो कभी सुनहरी भ्रांति देती चूड़ियों को गिनते हुए आगे पीछे सरकाने लगी। 1, 3, 5, 8 चूड़ियों की गिनती के साथ गणित के अनसुलझे सवाल फिर डराने लगे थे। अभी आखिरी उम्मीद बाकी थी। पापा कब आएंगे? माँ ने अचकचा कर देखा। कोई ठाव है तेरे बाप का जो बता दूं कि कब आवेगा? और आवेगा भी तो गिरता झूमता। तुझे क्या करना है? सवाल निकलवा देते। उसके फेर में मत ना रह। 9 बज गए, आवे ना आवे। हराम का जना उसी रंडी राण की करवट में डकोचे पड़ा होगा। तीखे खुरखुरे शब्दों के साथ एक भारी उच्छ्वास बाहर आ गिरी। शब्दों की तिताई से घबराकर बंसी ने आंखें मूंद ली। मुंदी हुई आंखों में एक बेचेहरा औरत बनने बिगड़ने लगी, जिसकी करवट में नशे में धुत पिता गड्ढमड्ढ पड़े थे। अब उसे बंद आंखों में भी छटपटी होने लगी थी। उसने अपने को इस अनचाहे ख्याल से परे करने को आंखें खोल दी। उसे हमेशा लगता है माँ की झांवली देह और पापा के मुंह से उठती देसी ठर्रे की बू उनके मध्य एक दुर्भेद्य दीवार की तरह खड़े रहते हैं। कितना अच्छा होता अगर माँ तनिक उजली होती और पापा सांझ ढले ही नशे की बोतल में न डूबे रहते। माँ अब भी अपने कोह में एक सूत उस अनदेखी अजानी औरत को कोसकर जी का बुखार निकाले जा रही थी। मरद खोर कंजरी कहीं की, काय की बामनी रही जब डोम के तले बिछ गई। उस छिनाल का क्या दोष? मेरे ही भाग फूटे कि ऐसे रंडीबाज नशेड़ी के संग ब्याह गई। गुड़ दिखा के ढेले मारे, छाती का जम खत्ते में पड़े। हर कोसने के संग रोटी के ग्रास बड़े हो रहे थे। फिर यह हुआ कि माँ उसके भरे मुंह में भी गस्से ठूंसती गई। कुछ देर पहले उमड़ा लाड़ कोसा काशी में गरक हो गया। माँ चप्पल पटकते दूध औटाने को चौके में जा घुसी और चिपचिपाई आंखों को मुंदने से रोकते रोकते भी बंसरी नींद के झोंके में बह गई। पता नहीं किस घड़ी आंख खुली थी। कच्ची नींद में पिता की भड़कदार आवाज कान में पड़ी। स्तंभित होकर बंसरी बेदार बैठ गई। भुच्छड़ गंवारन, 15 साल में रोटी पोनी ना आई तुझे? फिर टन से थाल गिरने जैसा नाद हुआ था। सामने की बदरंग दीवार और बदरंग हो गई थी। दीवार पर जगह जगह सब्जी के कतरे छिचके हुए थे। जमीन पर पड़ी रोटियों को उठाती माँ का सुर बावलिया ढंग से नक्की हो आया। आवारा सांड को घर की रोटी काय को भावे है? उसी राण की पोई रोटी खा लेता। पापा ने माँ को कोई भद्दी सी गाली दी थी। फिर हिलते डुलते दीवार थामकर पेशाब के निमित्त ओसारे की मोरी पर खड़े हो गए। इतनी देर में माँ खूंटी पर टंगी कमीज पतलून की जेबों का झाड़ा लेकर मुड़े कुचे रुपए अपने ब्लाउज में खोस चुकी थी। माँ अक्सर ऐसा करती है। सुबह होश आने पर पापा जेबें खंगालते हैं और हाथ में बस रेजकारी आती है। पूछने पर माँ बमक उठती है। बेबात नाम मत ना धरियो, नंगा झाड़ा ले ले। कह तो अभी गंगा जली उठाऊं? तेरी 1 रुपल्ली की हकदार ना हूं। सगली खबर रखूं हूं मैं, अपनी कमाई जहां लुटाता फिरे है तू। किंतु कैसी हतभागी घड़ी थी। आज पापा ने माँ को जेब साफ करते पकड़ लिया। गद्दार चोटी, तो रोज मेरे रुपये तू उड़ावे
और शक डाले है उस बेचारी पे। मेरी लौंडियों को भी यही कूटकर्म सिखावेगी। इसी बखत मेरे घर से निकल जा। पकड़े जाने पर माँ ने बिना किसी अनुताप और अलज्जता से कहा, रखेली धरेली हूं जो चली जाऊं। तुझे उस इंदर की परी के संग मौज करन दूं। ऐसी बावली ना हूं। चौड़ी होके यहीं रहूंगी तेरी छाती पर। मत जा तू, रह यहीं। मैं ही अपने बालकों को लेके जा रहा हूं। पापा ने एक झटके में निपटारा कर दिया। खूब जान रही हूं तुझे, कहां जाके मरेगा। उसी राड की गोरी चांद की बतास लगी है। जाता हो तो जा, मेरी लड़कियां कहीं न जाएंगी। अचानक हुए इस कोलाहल से धनश्री भी हड़बड़ाकर उठ गई थी। वह आंखें मलते हुए मामले को समझने की कोशिश में थी। जो कुछ भी समझ आया था उससे घबराकर वह मां की टांगों से चिपट गई थी। लौंडियों को तू दाज में लाई थी? पापा ने बांह पकड़कर मां की ओट में दुबकी धनश्री को अपनी तरफ खींच लिया। मैं तो ना लाई, तेरी महतारी तुझे दाज में लाई होगी। क्यों 2 कहवे और 4 कहवावे? जो मैं दाज में लाई वही दे दे। कुछ छोड़ा है? सब तो गिनो गट्टा रख दिया। मां की कल्ला दराजी से खोलते पापा का हाथ घूम गया। बंसरी सोच रही थी, रोज आते जाते कितने ही उलाहने सुनते हैं, पर पिता मां के आगे जैसे बरबंड होते हैं, ऐसे किसी और के आगे क्यों नहीं होते। थप्पड़ के जोर से मां सीधी छिचकी हुई दीवार से जाकर टकराई। झनक मनक करती धूप छाही चूड़ियां टूटकर कलाई में गड़ गईं। जहां जहां गड़ी थी वहीं से खून की धार फूट आई थी। मां को अपने छलकते खून का इतना मलाल न था जितना टूटी हुई चूड़ियों का। चूड़ियों के टूटने से चोटिल मां दुर्दम हो उठी थी। फोड़ दे, सगली फोड़ दे। तू ना फोड़े तो ले मैं फोड़ूं। मां ने दोनों कलाइयां दीवार पर दे मारी। मैं क्यों पहनूं तेरे नाम के चोड़ले, जब दूसरी कर रखी है। रख ले अपने लहड़े को, तड़के ही पीहर जाऊंगी। माई बाप ही तो ना रहे, भैया भतीजों वाली हूं। चौबारे पे ना बैठी। मैं भी देखूं 4 दिन में जो गूं ना ब्याह जावे तेरे घर में। मां की चिल्लाहट में रुलाई भर गई थी। वह कुछ देर गुठला बनी सोगवार बैठी रही। फिर अटूट चाह से खरीदी चूड़ियों के तोद में बिलखती हुई बुहारन से समेटकर फूटी चूड़ियों और अपने भूटे भाग की किरचें बीनने लगी। मां के अरण्य रोदन से बेपरवाह पिता बेरहमी से बकस में तहाए कपड़े झोले में खोस रहे थे। बंसी धनसी, चलो खड़ी हो जाओ, अब यहां ना रहना। बंसरी इस असमंजस में निर्वाक बैठी रही कि यहां नहीं रहना तो फिर कहां रहना है। गोरी चाम की उसी घर फोड़नी बामनी के संग। तो क्या पिता दूजा ब्याह करके अब उसी औरत के साथ रहेंगे? बंसरी का चेहरा भय से किसक पड़ गया। ऐसे औंगा बनी मत बैठी रहे, बोल किसके संग रहेगी? यह गणित के सवालों से कहीं भारी सवाल था। किससे अलहदा हो? उसे मां और पिता दोनों ही अत्याज्य थे। वह तिर्यक दृष्टि से कभी बिसूरती हुई मां को देखती, कभी अमर्ष से भभकते पिता को। तो बोल धनसी। पिता की कड़क से नन्ही धनसरी का रोवा रोवा सिहर उठा। उसकी आस भरी आंखें बड़ी बहन के चेहरे पर टिक गई। तू जाएगी बंसरी? मां इकली कैसे रहेगी? बोलते हुए उसका गला रुंध गया था। बंसरी को लगा अब एक वही है जो घर को बिगाड़ से बचा सकती है। चाहे जो हो जाए, मगर यह बिलगाव न होने देगी। पल भर में उसने कोई इरादा किया और बिना चप्पलों के ही सत्वर वेग से सीधी दरवाजे की तरफ दौड़ गई। इस उजलत बाजी में उसके नंगे पांव में टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा धंस गया, सो उसके साथ रक्त की एक बारीक लकीर भी दौड़ती चली गई थी। बाहर निकलते ही उसने शीघ्रता से किवाड़ों पर सांकल चढ़ा दी और दीवार से टिककर बैठ गई। थोड़ी देर चिल्लम चिल्ली और रोवा राहट मची रही। भीतर से काठ की किवाड़ों पर गुस्साई दमदार थापें पड़ती रहीं। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। धंधार कलूटी रात, चारों ओर खिंची हुई निस्तब्धता। दूर करीब की हर चीज अंधेरे में डूब चुकी थी। चौथ के चांद की हल्की चांदनी पेड़ों पर गिर रही थी। खपरेली ओलती के तले खड़ी बंसरी ने दम साधे भीतर की टोह ली।
मन में अंदेशे रोकती एक स्तब्ध चुप। वह गुड़मुड़िया होकर चबूतरे पर बैठ गई। उसने अंदाजा लगाया, अब तक मां अनैसकर चटाई बिछाकर भंडार में पड़ गई होगी। दिन भर खेलकर थकी धनश्री भी शायद सो गई हो सकता है नशे की दाब में पापा भी अपनी खाट पर लुढ़क गए हों। लेकिन यह सब उसकी अटकलें भर हुई तो फिर वही बखेड़ा शुरू हो गया तो झगड़े के अंजाम को सोचकर वह कल्पना में ही सिहर उठी। सवेरे तक पापा का नशा उतर जाएगा। माँ भी हमेशा की तरह 2-1 घंटे को अबोली होकर रोज के कामों में जुट जाएगी। उसे किसी भी सूरत भोर होने तक हौसला धरना होगा। पता नहीं अभी रात कितनी और बाकी थी। बंसरी को हरारत सी महसूस हो रही थी। इस समय उसके छिले हुए गोड़ पीर रहे थे, मरोड़ी हुई बांह दुख रही थी और जाने क्यों तलवे में गड़ी हुई चूड़ी की कोंच पांव की जगह कलेजे में हो रही थी। उसी कोंच से अचैन होकर वह लंगड़ाती हुई आंगन में टहलने लगी। माहौल में पछुआ हवा की खुनकी भरी हुई थी। बाहरी आंगन में झोटे पिलखन के पत्तों पर ओस आ बैठी थी। बंसरी आंखों की जद में मौजूद चीजों को अचरजित होकर देख रही थी। अंधेरी रैन में रस्सी भी सांप। आधी रात की स्याही में सब कुछ कितना विद्रूप और डरावना लग रहा था। अगल बगल अंधियारे घरों की लंबी ठिगनी आकृतियां और जमीन पर लौटती पेड़ों की अतिकाय परछाइयां मन में शकना पैदा कर रही थी कि अचानक ही वह किसी डराक भुतैले जहान में कूद पड़ी है। कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गीद उकाबों के डैनों जैसी बंकट शाखों के डरावने साए। जाने क्यों उसे अखिलेश भैया की रोएदार निशंस बाहें याद आ गईं। हवा के जोर से टहनियां हिलती तो सुबह होता जैसे बीहड़ रास्ते पर धींगर दौड़ रहे हैं। मारे दहशत के बंसरी का खून खुश्क होने लगा। उसका मन यूं डगमग हो रहा था कि अभी के अभी घर के भीतर मां के पहलू में जा घुसे। लेकिन एक बार अगर पापा घर छोड़कर उस गोरी चाम की बामनी के खूंट में बंध गए तो फिर लौट ना होगी। उसने किसी के होने की आस में सूनी गली में झांका। शायद भूले भटके कोई जाग रहा हो, किंतु गली की सरहद पर नीम के हमसाए में खड़े खोखों और टपरियों को भी चुप्पा मार गया था। और तो और रातों को रोज भूखता कालू कुत्ता भी इस घड़ी जाने किस कूचे में पड़ा ऊँघ रहा था। बंसरी पलटकर दोबारा अपने दरवाजे पर बैठ सवेरे की राह तकने लगी। कल शनिश्चर है, यानी स्कूल में खेल का घंटा, कविता, कहानी, बुझावल और अंत्याक्षरी का दिन। उसे सब दिनों में शनिश्चर अच्छा लगता है। अंत्याक्षरी में जब जब उसकी बारी आती है वह झूम कर गाती है। कभी शिक्षा दीदी किस्से सुनाती हैं, राजा रानी, जिन्न जिन्नात और भूत प्रेतों के किस्से। कभी घंटे भर अजीर वजीर, पिट्ठू पोसंपा और लब्बा डंगरिया का खेल चलता है। आजकल सारे खेल बोतल के जिन्न की तरह उसके बस्ते में बंद हैं। वह बस्ता जिसमें हिसाब की अनसुलझी किताब रखी है। उसे ख्याल आता है हिसाब की कॉपी कोरी पड़ी है। कल कुपित होकर मास्टर जी दूर से ही कॉपी खींचकर उसके मुंह पर दे मारेंगे। सवाल न करे, ढीठनी, तिमाही की तरह छमाही में भी 0 अंडाई लाएगी। ख्यालों में ही दफ्ती से अलग होकर कॉपी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। मालूम हुआ अपने घुटे हुए सिर पर हथेली फिराते और चिकनी खोपड़ी के बीचों बीच बलखाई चोटी में गिरह लगाए मास्टर जी उसके सामने चहलकदमी कर रहे हैं। मास्टर जी की सूरत ही उसे असहन लगती है। पुए सी नाक के तले बेरंग होंठों के ऊपर लेटी कनगोजरे सी मूछें। वह मास्टर जी की नागवार सूरत को ख्यालों से झटककर दीवार को ताकने लगी। दीवारों पर गए चौमासे की भोथरी पपड़ियां जमी थीं। बंसरी फालतू बैठी भुरभुरी नाजुक पपड़ियों को खुरचने लगी। जगह जगह सूख चुकी काई के चकत्ते अजीब शक्लें लेकर उसे डरा रहे थे। अचानक वो चकत्ते जीरो के मानिंद गोल होते गए। उसे लगा जैसे जीरो बने चकत्ते एक फंद की तरह उसके गले में कस रहे हैं। उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली और आंखें मूंदकर बैठ गई।
ठंडी दीवार से सटी पीठ में मज्जा तक सिहरन दौड़ गई। शंकाओं, दुविधाओं और ख्याली धींगरों से लड़ते भिड़ते जाने कब अचाहे ही उसकी आंख लग गई थी। रात के पिछले पहर अचानक नींद टूटी तो बंसरी की कपकपी बंधी हुई थी। बेतरह दांत बज रहे थे। बड़ा हुलहुलाकर बुखार चढ़ा था। समूची देह अंगार सी दहक रही थी। उसने अपने जबड़े और मुट्ठियों को भींचकर दांतों की किटकिटाहट को रोकने की नाकारा कोशिश की, मगर थरथराहट किसी तरह न थमी। दांत बदस्तूर बजते ही रहे। घर की सलामती के लिए उसने तमाम रात एक बहादुर लड़ाके की तरह पूरी शहजोरी से जंग लड़ी थी। अब उसका सब्र टूटने लगा था। बुखार की तेजी से बदन ढिलमिला रहा था। आंखें और सिर यूं भारी हो रहे थे जैसे कई किलो वजन कपाल पर धरा हो। दूर कहीं मस्जिद में फज्र की अजान सुनाई थी। मनहूस काली रात बीतने को थी। मां जाग गई होगी। वह दीवार का अवलंब लेकर उठ गई। इस वक्त वह अपनी चतुराई पर इतरा रही थी कि आज अगर वह सबको घर में मूंद न देती तो माँ पापा का न्यारा होना पक्का था। इसका अलग तोष था कि बुखार में उसे अब कई दिन स्कूल न जाना होगा और मास्टर जी की दूभर सूरत देखने से वह बची रहेगी। उसने चुप्पे चुप्पे कुंडे से सांकल उतारी। दरवाजा खुलते ही फर्श पर बिखरी शराब की सघन दुर्गंध उसके नथनों में आ घुसी थी। उसने सख्ती से उदर में मचलती मितली पर काबू पाया। कमरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। दो एक पल रुककर आधे अंधेर में आंखें गड़ाकर देखा तो दुनिया जहान से गाफिल धनसरी अपनी खाट पर सोई हुई थी। पिता अपनी जगह पर नहीं थे। संभवतः शौच पेशाब के लिए उठे होंगे। मां के जगह होने का भी कहीं कोई संकेत नहीं था। पिता से अनखाई शायद वह कोठार में लेटी होगी। बुखार से जलती हुई बंसरी का मन किया मां की छाती से लगकर कई घंटों को बेसुध पड़ जाए। कोठारे की किवाड़ बेफिक्री से उड़की हुई थी। वहीं से भिची हुई हंसी और कनफुसकियां बाहर आ रही थीं। बंसरी वहीं ठिठक गई। कलेस में सगली चूड़ी मोल गई। मां की दबी हुई रसीली झिड़की उसके कानों से टकराई। चूड़ियों का दुहेला मत कर, अब की पैंट से फिर ले लियो। पिता के सुर में मान मनोवल थी। बंसरी ने किवाड़ों की बीच की सकरी दरार से देखा। रात के अंध तमस को तोड़ती मोखलों से आती भोर की उजलाई में मां की धुमैली साड़ी उसके बेडौल झांवले बदन से बिलग होकर बिछौने पर पड़ी थी। अधनंगे अंगों पर पिता के हाथों के शिकंजे कसे थे। चल हट ऐबदार, मैं ठहरी भुच्छड़ गंवारन, यहां क्या लेवे? उसी डाकनी के नेड़े जा जिससे तेरी लाग लगी है। नकियाई जबान में दिखावटी रोष और उलाहना भर आया था। बावली हो रही है, मेरी कोई लाग न लगी उस राण से। हांफते हुए पिता के जबड़े भिंच गए थे। बस जब जब अपने तले दाबकर उस भूरी बामनी को दोंचता हूं ना तो कलेजे को ठंड सी पड़ती है। पिता का चेहरा अचानक ऐसा भीभत्स हो गया था जैसे अरसे से दबी कोई भड़ास अपना कोवा फाड़कर उस चेहरे पर आ बैठी हो। बंसरी ठक खड़ी थी। इस दम बंसरी को यह चेहरा उतना ही घिनौना लगा था जितना उस बियावान दोपहर में अखिलेश भैया का। कोठारे में एक दूजे को पराजित करने की होड़ में दो उतावली देह गुत्थम गुत्था हो रही थी और बंसरी एक अतिरिक्त गांठ में उलझती जा रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।